कल के नोट्स ओपन नहीं हो रहे हैं। क्या पढ़ाया था कल मैंने? गुड मॉर्निंग राधा, गुड मॉर्निंग चित्रा। मैं भेज दूंगी बेटा, नोट्स तो मेरे हाथ में होते हैं। नोट्स तो तुम मुझे बता दिया करो, है ना। नोट्स तो मैं भेज दूंगी तुम्हें, नोट्स का लोड नहीं है, पर क्लास नहीं चलती है ना, वो मेरे हाथ में नहीं होता। नोट्स तो मैं सेंड कर दूंगी साधना, तुम मुझे मैसेज डाल देना, है ना। आज मैं थोड़ी सी ना, मेरे सेंसेस कम काम कर रहे हैं क्योंकि मैं आज 3:30 बजे से जगी हुई हूँ। तो प्रेशर बेल्ट्स पढ़ लेते हैं। गुड मॉर्निंग शिल्पी, ठीक है। प्रेशर बेल्ट्स पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली अगर मैं प्रेशर की बात करूँ, है ना, अगर आप दाब की बात करते हो या प्रेशर की बात करते हो, ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ पूनम मेरे से कॉल पे बात हो सकती है, मैं नरेंद्र मोदी थोड़ी हूँ जो बात नहीं करूंगी, है ना। हाँ वो शिल्पी स्टडी नोट्स मैं भेज दूंगी ना, शो नहीं हो रहे तो मैं भेज दूंगी कल की क्लास के ना, मैं भेज दूंगी। बेटा ये एक्स्ट्रा क्लास है रिचा, 6 बजे होती है कंटिन्यू क्लास, है ना। ये एक्स्ट्रा क्लासेस है ना। शायद आप क्लास में नहीं हो या फिर है ना आप रेगुलर नहीं हो। जितनी भी क्लासेस 6 बजे के अलावा होती है वो सब एक्स्ट्रा क्लासेस होती है, ठीक है। 6 बजे होगा वो टॉपिक कंटिन्यू। हाँ, तो 6 पीएम पे जो रिचा क्लास होती है वो नहीं वो होती है आपकी जो शेड्यूल क्लास है। उसके अलावा जब भी मैं क्लास लूंगी वो नहीं, वो एक्स्ट्रा क्लास होती है बेटा, है ना। हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास का चलन होता है, वो सुबह 8 बजे होती है, शाम को 4 बजे होती है, 2 ही फिक्स टाइम है, ठीक है बेटा। तो ये एक्स्ट्रा क्लास है, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं और अभी तुम्हें रोज सुबह मिलेगी ना। गुड मॉर्निंग रेनू, ठीक है। देखो अगर प्रेशर की मैं बात करूं, प्रेशर क्या होता है, दाब का मतलब क्या होता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रीजन है ना, ये एक क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट ऑफ एरिया है ना, एक पॉइंट एरिया है। इस एरिया पे जो हवा चलेगी, है ना, उस हवा में आपको भी पता है भार होगा, उस हवा में मास होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑफ एरिया में या एक क्षेत्र में जब वहां की चलने वाली हवा, है ना, वहां की चलने वाली हवा जब अपना मास डालती है, अपना मास या अपना वेट डालती है, ठीक है ना, उसको बेसिकली हम प्रेशर बोलते हैं। तो हवा जो फ्लो करती है, वो फ्लो हवा जो है, वो जब अपना, क्योंकि उसमें भार होगा ना, उसमें मास होगा, तो वो जो भार और वो मास है वो जब एक एरिया पे डालती है, उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम उसको, एयर प्रेशर बोलते हैं। सो बेसिकली ये क्या हो गया, ये बेसिकली सब लोग हवा का भार, हवा का वेट हो गया, है ना। जो भी वेट उसमें होगा, वो वेट जब वो डालेगी किसी भी जगह पे, उससे प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है ना, उससे कि आपको प्रेशर क्रिएट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ना जो सबसे ज्यादा आपको हवा है ना, वो वहां देखने को मिलेगी जहां सबसे सबसे ज्यादा प्रेशर आपको वहां देखने मिलेगा जहां सबसे ज्यादा हवा होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सी लेवल, जो आपका समुद्र तल है, ठीक है। समुद्र तल पे सबसे ज्यादा आपको एयर प्रेशर क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि क्या है, पानी कहाँ आके ठहरेगा, पानी हमेशा उन इलाकों में आके ठहरेगा जहां पे डिप्रेशन से या गर्द है, ठीक है ना। तो आप जब भी ऊंचाइयां लेते हो हमेशा किससे लेते हो, समुद्र तल से, मीन सी लेवल से, है ना। तो सबसे ज्यादा एयर प्रेशर समुद्र तल पे पाया जाता है, इसका मतलब वो सबसे निचला इलाका है। तो जब भी आप लेयर्स पढ़ते हो एटमॉस्फेयर की, तो आप क्या पढ़ते हो कि सबसे ज्यादा हवा जो होती है लोएस्ट लेयर पे, सबसे निचली परत पे सबसे ज्यादा हवा पाई जाती है। तो जहां पे जितनी मैक्सिमम हवा पाई जाएगी ना, वो मैक्सिमम हवा उतना ज्यादा प्रेशर वहां डालती है। तो ऐसे ही इसीलिए जो सी लेवल होता है या जो समुद्र तल होता है, वहां से हम सारी मीन सी लेवल से हाइट मानते हैं और वहीं पे सबसे ज्यादा प्रेशर कंसीडर किया जाता है। इसलिए हम पढ़ते हैं कि भैया सी लेवल पे या मीन सी लेवल पे या पानी पे सबसे ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि सबसे ज्यादा हवा है, क्योंकि पानी कहाँ आके ठहरेगा, पानी हमेशा गर्तों में आके ठहरता है, ठीक है ना। पानी हमेशा कहाँ आके ठहरेगा, जहां गर्त होगा, जहां उसको जगह मिलेगी, तो सारा पानी वहां आके ठहरा, तो वो बेसिकली क्या हो गया, निचला इलाका हो गया। तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। जैसे ही आप ऊपर की तरफ मूव करते हो, प्रेशर कम होता चला जाता है। प्रेशर क्यों कम होता चला जाता है, क्योंकि हवाएं कम हो जाती हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप पहाड़ पे जाते हो तो आपको प्रेशर कम फील होता है। ओके, गुड मॉर्निंग अंजलि, हेलो रजिया, हेलो प्रियंका। तो वो क्यों, क्योंकि अगर आप इसको लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर से जोड़ोगे तो आपको भी पता है, एज एंड व्हेन यू मूव, है ना, आप धरातल से सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करते हो, एयर कम होती चली जाती है, और जैसे जैसे एयर कम होती चली जाती है वैसे वैसे प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रेशर का मतलब मैंने क्या बोला, इट इज ओनली द वेट, आपकी हवा का भार है। तो जब आप एक जगह वो एक्सर्ट करा, एक जगह पे जब अपना भार डाल देता है, वही आपको प्रेशर फील होता चला जाता है। सो दैट इज व्हाट कि आपको मीन सी लेवल पे या सरफेस पे सबसे ज्यादा एयर प्रेशर देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाते हो प्रेशर में डिफरेंसेस आते हैं, प्रेशर कम होता चला जाता है, ठीक है ना। एंड इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ एयर, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, जब हवा की हम बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट, है ना। हवा का जो मूवमेंट होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, है ना, ठीक है, एक होता है वर्टिकल मूवमेंट। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी। दो तरह के मूवमेंट हमने पढ़े हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, वर्टिकल मूवमेंट होता है। ओके, तो सबसे पहले तो हम आते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में। तो जितनी भी आप प्रेशर बेल्ट्स पढ़ते हो ये सब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। ओके, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, वर्टिकल मूवमेंट आपको कभी फील नहीं होगा, ठीक है। वर्टिकल मूवमेंट मतलब हवा हवा अगर ऐसे चल रही है तो आपको फील होगी, हवा अगर ऐसे चल रही है तो आपको फील नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो हवा हमेशा आपको पता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि एक होता है आपका हाई प्रेशर एरिया, एक होता है आपका लो प्रेशर एरिया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हवा गर्म थी, है ना, गर्म होने की वजह से ये उठेगी, है ना। तो जब ये गर्म होने की वजह से उठती है तो नीचे खालीपन आ जाता है, वैक्यूम आ जाता है, वॉइड हो जाता है, जो कि निम्न दाब या लो प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। अब ये लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर है, तो ये हाई प्रेशर इस जगह को भरने के लिए जाती है, ऐसे। ये सिंपल तरीका मैंने आपको हमेशा बताया, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होता है हवा का, इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बोलते हैं। तो जितने भी प्रेशर बेल्ट और ये सब पढ़ते हो ना आप, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आपने देखने मिलता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एक प्रेशर होता है वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल मूवमेंट होता है। अब वर्टिकल मूवमेंट आपको फील क्यों नहीं होता, भाई सिंपल तरीका होता है, हवा ऊपर उठेगी, है ना, हवा ऊपर उठती है, पर क्या होता है, क्योंकि आपको पता है अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है ना।
क्योंकि अर्थ में गुरुत्वाकर्षण बल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है, तो जो हवा ऊपर की तरफ मूव करती है, वर्टिकली जो हवा मूव करती है, इट बीन अट्रैक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब उससे अट्रैक्ट होती है, वो उसको अपनी तरफ खींचती है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है और वो हवा को अपनी तरफ खींचती है, इसी वजह से आपको वर्टिकल मूवमेंट फील नहीं होता। देयर इज अ वर्टिकल मूवमेंट, ऐसा नहीं वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता, वर्टिकल मूवमेंट होता है, बट इट्स बीन लाइक वो आपको फील क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि यूं जो हवा चल रही है ना, उसमें ग्रेविटेशनल पुल काम नहीं कर रहा। जो ऐसे काम कर रही है उसमें ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा काम कर रहा है। गुड मॉर्निंग कृति। तो अगर उसमें ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी विंड्स चल रही है, वो विंड्स आपकी फील नहीं होंगी। ठीक है, वो फील नहीं होती है। तो जितना मूवमेंट आप फील कर पाते हो, दैट इज एन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ओके, दैट इज एन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ओके, एंड जितना फील नहीं कर पाते हो, दैट इज अ वर्टिकल मूवमेंट, बट मूवमेंट रहता है ना। अगर मैंने ऐसे बोला स्टेशनरी सिचुएशन आ गई, स्टेबल सिचुएशन आ जाती है। स्टेबल इसका मतलब हवा नहीं घूम रही है ना, जिसमें मैंने बोला ना एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस आ गई, क्लियर स्काई हो गया, इसका मतलब हवा का मूवमेंट रुक गया है। ओके, तो इसी वजह से आप याद रखिएगा। सो दिस इज व्हाट अ प्रेशर वी कैन से, है ना। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि धरती पर है ना, धरती पर आपको प्रेशर क्यों नहीं फील होता है ना। मैंने बोला हवा है, हवा तो बहुत होगी धरती पे, सबसे ज्यादा तो आपको सी सरफेस पे नजर आएगी, मीन सी सरफेस पे। उसके बाद आपको कहां फील होगी? सरफेस पे, धरातल पे। क्यों फील नहीं होती? बिकॉज जो प्रेशर हवा दे रही है ना, हवा का जो प्रेशर आ रहा है, उसका जो भार आ रहा है, वो बेसिकली ह्यूमन की जो बॉडी होती है, इंसान की जो बॉडी होती है, उसके प्रेशर के बराबर होता है ना। हमारी बॉडी भी एक प्रेशर रिलीज करती है, वो प्रेशर और जो आप ये देखते हो प्रेशर जो हवा दे रही है, जो एयर प्रेशर या दाब है, दोनों बराबर होता है। इसकी वजह से वी कैन नॉट फील प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, है ना। धरती पर आपको फील नहीं होता। एज एन व्हेन यू गो ना ऊपर की तरफ आप जाते हो, प्रेशर का बैलेंस बिगड़ जाता है ना। बॉडी का कम हो जाएगा या हवा के कम हो जाता है, बॉडी का उतना ही रहता है। उसकी वजह से यू फील भारी लगता है आपको, है ना। तो आपके कान में दर्द होता है, आपके नाक में से खून आ जाता है, जो भी जिसके साथ जो भी होता है। जैसे ही आपने आपने उड़ना स्टार्ट करा स्ट्रेटोस्फेयर में ना, आपका प्रेशर कम हो जाएगा एंड यू विल फील की बैलेंस बिगड़ गया। क्योंकि धरातल पे, धरती पे तो दोनों ह्यूमन की बॉडी एंड एयर प्रेशर बराबर होता है, तो यू कैन नॉट फील इट कि कोई प्रेशर जैसा है। ठीक है, बट जैसे ही आप ऊपर उड़ोगे तो आपका जो क्या होगा, क्योंकि हवा कम हो रही है तो ऑब्वियसली प्रेशर है ना, तो क्या हो रहा है, प्रेशर ना डिसबैलेंस हो जाता है। हमारी बॉडी का और बाहर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है ना, जो इनवर्ट जो प्रेशर होता है ना, दैट इज क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो गया। इनवर्ट और आउटवर्ट प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से खून आ रहा है, दर्द हो रहा है, वो ही प्रेशर आपको फील होता है। ठीक है ना, सो दैट इज व्हाट बेसिकली। तो जहां पे जितनी ज्यादा हवा पाई जाती है, उतना ही ज्यादा आपको प्रेशर वहां देखने को मिलेगा, एंड दैट इज द रीजन कि पानी पे मीन सी लेवल पे आपको सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है ना, सो दैट इज व्हाट। तो क्या है, एक पार्सल ऑफ एयर है, एक हवा का पुंज है, जो एक एरिया पे अपना मास या अपना वेट डाल रहा है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, जो मिली बार में काउंट किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है, मिली बार में काउंट किया जाता है। ठीक है ना, मास ऑफ कॉलम ऑफ एयर अबव पर यूनिट एरिया, है ना। मतलब एक यूनिट एरिया पे एक हवा कितना भार डाल रही है, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। ठीक है ना, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब इस प्रेशर को आपको पता है हम आइसोबार से, है ना, हम आइसोबार से बताने की कोशिश करते हैं। सो व्हेन इट कम्स ओवर आइसोबार्स ना, ध्यान रखिएगा, आइसोबार्स जो होते हैं बेसिकली, जब आपको आइसोबार्स बहुत ज्यादा पास पास देखने को मिले, है ना, बहुत ज्यादा पास पास देखने को मिलता है, इसका मतलब उनमें प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है बहुत तीव्रता से प्रेशर चेंज हो रहा है ना। तो अगर कहीं भी मैप देखो ना, जब हम एमए में होते हैं तो हम वो मैप रीडिंग करते हैं, तो उसमें आपको आइसोबार्स वाले मैप नजर आते हैं ना, जैसे ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं बनाती हूँ आपका इंडिया, है ना। तो जैसे ऐसे वाले जो आपके है ना, ये आइसोबार्स है ना, ये वाले जो आइसोबार्स होते हैं, तो ये जितना ज्यादा आपको ऐसे फॉर एग्जांपल इतने पास पास अगर नजर आएंगे, इसका मतलब क्या है, इनके बीच में ना प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब प्रेशर तीव्रता से बदल रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, और जितने ज्यादा ये दूर होंगे उतने ज्यादा आरामदायक है। इसका मतलब इनका जो दाब है, इनका जो प्रेशर है, वो जल्दी से बदल नहीं रहा है। ठीक है, जितनी तेजी से आपको ये बदलते नजर आएंगे, उतना ही प्रेशर ग्रेडियंट आपको ज्यादा नजर आएगा। जितना ही धीरे धीरे आपको ये दूर ज्यादा नजर आ रहा है, इसका मतलब इनका प्रेशर ग्रेडियंट आपको कम नजर आएगा। ओके, सो रिमेंबर दिस इज बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न। ओके, तो ये बेसिक बेसिक थे आपके प्रेशर के बारे में। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला जितनी भी प्रेशर बेल्ट्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज इट इज फ्लोइंग हाई टू लो। ठीक है, हाई टू लो। वर्टिकल आपको फील नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा वर्टिकल आपको फील? क्योंकि वर्टिकल में हमें आपका जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से आपको वर्टिकल मूवमेंट फील नहीं होता, इसलिए आप हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ही ज्यादातर पढ़ते हो। ओके, तो जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, हाय मोमिता, हेलो गुलिस्ता, जब हम पढ़ते हैं तो इसमें बेसिकली हम 4 तरह की प्रेशर बेल्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, कितनी तरह की? 4 तरह की प्रेशर बेल्ट्स पढ़ते हैं। अब देखो 4 तरह की प्रेशर बेल्ट्स पढ़ने से पहले आप एक सिंपल सिंपल सी बात समझ लीजिए। देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज योर अर्थ, मनुष्य। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली दिस। ओके, ये है ना। अब ये क्या है आपकी? ये आपकी अर्थ है। ठीक है ना, ये आपकी अर्थ है। अब अर्थ जो है बेसिकली अपने हिस्से पे झुकी हुई है ना। ये आपका इक्वेटर है, ये आपके पोल्स है। ठीक है, एंड दिस इज योर सन, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब आपको भी पता है सूरज की रोशनी है वो सबसे ज्यादा यहाँ पड़ रही है ना। सूरज की रोशनी है जो सबसे ज्यादा यहाँ पड़ रही है, और यहाँ पे सबसे कम रोशनी पड़ती है ना, स्लांटिंग तिरछी पड़ती है। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा रोशनी पड़ती है ना, तो सबसे ज्यादा रोशनी पड़ने की वजह से क्या हो गया, या ये सूरज की जो किरणें होती है वो पड़ने से यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से आपको पता है प्रेशर क्या हो जाता है,
कम हो जाता है ना। अब टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर क्यों कम हो जाता है? देखो, जब हवा गर्म होती है ना, हवा गर्म होने की वजह से वो फैल जाती है ना? वो फैलती है, तो फैलने की वजह से उसका वेट जो है वो डिवाइड हो जाता है। उसका वेट डिवाइड होने से उसका जो प्रेशर होता है, जो भार होता है, वो अपने आप कम हो जाएगा, है ना? एक छोटे से एरिया में आप बहुत सारा सा कुछ चीज़ डाल दो, एक बड़े से एरिया में आप चीज़ें डाल दो, तो प्रेशर आपको कहाँ ज़्यादा फ़ेल होगा? छोटे से एरिया में, ठीक है? तो जब हवा गर्म ज़्यादा होती है या उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वो क्या हो जाती है? उठती है ना? इसका मतलब वो हल्की होगी, उठेगी, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो मॉलिक्यूल्स फैलने लग जाते हैं। उसका क्या हो जाएगा? वो एक्सपेंशन जिसको बोलते हैं, फैलाव स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से टेम्परेचर जब बढ़ता है, प्रेशर आपको अपने आप कम देखने को मिलेगा। और इसका उल्टा जब होता है, जब आपका टेम्परेचर कम हो जाता है, तापमान आपने बहुत ठंडा कर दिया, तो क्या होते हैं? सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना हवा के, वो एक साथ आ जाते हैं। हवा सिकुड़ जाती है, कंट्रैक्शंस आपको देखने को मिलेंगे ठंडी हवा में, और कंट्रैक्शन की वजह से उसका प्रेशर आपको ज्यादा फील होता है, ठीक है? इसीलिए टेम्परेचर में और प्रेशर में हमेशा ही आपको क्या देखने को मिलेगा? हमेशा ही आपको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, ठीक है? दिस इज द रीजन कि इक्वेटोरियल हाई प्रेशर बेल्ट है, सॉरी लो प्रेशर बेल्ट है। इसका मतलब इक्वेटर पे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो इसका मतलब क्या हो? गर्मी है, गर्मी से हवा फैलेगी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं और प्रेशर अपने आप कम हो जाता है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये तापमान से प्रभावित है, ये टेम्परेचर या थर्मल इफेक्ट हो गया इक्वेटर पे, भूमध्य पे, ठीक है? पोल्स पे क्योंकि आपकी जो इंसोलेशन है, सूरज की जो रोशनी है वो तिरछी आती है, मतलब वहां अत्यधिक ठंड पाई जाती है, अत्यधिक जिसको हम बोलेंगे कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो पाया जाता है। इसका मतलब वायु है या जो एयर है वो अपने आप आपकी डेंस हो गई, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो पोल्स पे जो हाई प्रेशर बेल्ट पाई जाती है, इसका मतलब कौन सी? इसका मतलब ये वाली, है ना? ये वाली बेल्ट और ये वाली बेल्ट, है ना? ये दोनों जो है ये टेम्परेचर की वजह से है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर ज्यादा और कम होने की वजह से ये प्रेशर बेल्ट बनी है, ठीक है? इसका मतलब इक्वेटोरियल हाई लो प्रेशर बेल्ट जो है आपकी, ठीक है, जो भूमध्य वाली जो है, वो निम्न दाब की पेटी किस वजह से बनी? क्योंकि ज्यादा रोशनी आ रही है सूरज की, गर्मी ज्यादा है, तो लो प्रेशर हो गया। ध्रुव वाली जो आपकी उच्च दाब की पेटी है, वो क्यों बनी है? क्योंकि सूरज की रोशनी कम जा रही है, तो वहां पे हवा भारी होती है, क्योंकि वो सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से प्रेशर आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? ये दोनों बेल्ट आपको याद रखनी है। दिस इज बेसिकली व्हाट, ये टेम्परेचर से बनी हुई है, तापमान या थर्मल इंड्यूस्ड है, ठीक है? इसके अलावा दो बेल्ट होती हैं, जो है आपकी ये, है ना, उष्णकटिबंधीय, सॉरी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और सब पोलर, है ना? उपध्रुव वाली हो गई एक तो आपकी, और एक उप उष्णकटिबंधीय, ठीक है? अब ये दोनों जो हैं, ये जो है डायनामिक, मतलब क्रियाशीलता से बनी हुई है। इनमें टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करा, इसमें डायनामिज्म आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब देखो होता क्या है, जैसे मैंने बोला ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है ना? अब इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का मतलब क्या हो गया? इट इज अ लो प्रेशर एरिया। व्हाई इट इज अ लो प्रेशर एरिया? देखो अब क्या होगा, यहां से इधर से आपकी आती है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, है ना? कौन सी विंड्स आ रही है? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। यहां से आ रही है आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, है ना? अब इसका नाम क्या है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस का मतलब होता है जहां पे कोई चीज आकर मिले, है ना? इंटरट्रॉपिकल क्यों है? क्योंकि दोनों ट्रॉपिक्स है ना, दोनों जो आपके उष्णकटिबंधीय इलाके हैं वहां से, इसलिए हो गए इंटरट्रॉपिकल, ठीक है? कन्वर्जेंस का मतलब होता है मिलना। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो आपकी व्यापारिक पवन है, जो नीचे से और ऊपर से आ रही है ना, जो उत्तर पूर्व से और दक्षिण पूर्व से जो हवा आ रही है, वो आपकी इस 0 डिग्री वाली बेल्ट पर आकर मिलती हैं, ठीक है? आकर मिलती हैं, इसलिए इनका नाम इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। ट्रॉपिक्स की हवाएं आ रही है, कन्वर्ज हो रही है, आकर मिल रही हैं, इसलिए इसको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं, ठीक है ना? सो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। अब इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है बेसिकली क्या हुआ? अब आप सोचो कि यहाँ पे हवा तो दोनों तरफ की आ रही है, पर टिक क्यों नहीं रही है? बिकॉज यहाँ पे इतनी गर्मी होती है कि हवा, गर्मी की वजह से हवा क्या होगी? ऊपर की तरफ उठेंगी, है ना? हवा क्या होगी? ऊपर की तरफ उठेंगी, और हवा के ऊपर के उठने की वजह से सरफेस पे, धरातल पर कोई भी हवा नहीं पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको क्या बोला? जहां पे हवा बिल्कुल, जहां पे जैसी हवा होगी वहां पे वैसा ही प्रेशर आपको मिलने देखने को मिलेगा। नो डाउट यहाँ पे ट्रेड विंड्स आ रही है, आपकी व्यापारिक पवनें आ रही हैं, पर क्योंकि सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी की वजह से वो गर्म रहता है, तो हवाएं उठने लग जाती हैं। कैसी होंगी? असेंडिंग एयर, उठती हवा। इसी वजह से इस रीजन पे आपको बारिश भी देखने को मिलती है ना? क्योंकि आप बोलते हो ना कि भाई 4 बजे बाद, यहाँ पे 2 बजे बाद यहाँ बहुत बारिश होती है, 4 बजे के आसपास इस रीजन में बहुत बारिश है, क्योंकि आर्द्रता भी है, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर दोनों फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं। क्योंकि गर्मी ज्यादा है, इसलिए हवा उठती है, गर्म होती है और उठकर यहाँ से निकल जाती है, तो हवा है ही नहीं, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको बहुत एक्सट्रीम लो प्रेशर देखने को मिलता है। इसको काम जोन, शांत इलाका भी बोला जाता है, या इसको डोल ड्रम्स भी बोला जाता है। ओके, बिकॉज नो सरफेस एयर यू कैन फाइंड आउट, कोई धरातल पे हवा है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? टेम्परेचर ज्यादा है, हवा ऊपर उठ गई, गर्म होके ठंडी होने उठेगी, ऊपर जाएगी, तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है? अब ये जितनी भी हवा होती है, ठीक है, ये जितनी भी हवा है आपकी जो यहाँ से उठी है, वो सारी की सारी जो हवा है वो बेसिकली यहाँ और यहाँ, है ना, 30 डिग्री पर, ठीक है, किस पे? 30 डिग्री पर जाकर बैठ जाती है ना? 30 डिग्री पर जाकर सबसाइड करेगी, 30 डिग्री पे जाकर बैठ जाएगी। तो 0 डिग्री की जो मैंने बोला, जो लो प्रेशर एरिया है आपका, ठीक है ना, इक्वेटोरियल या भूमध्य निम्न दाब की जो पेटी है या लो प्रेशर एरिया, वो बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर ड्रिवन है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो हवाएं सारी उठ जाती है, गर्म होके, सारी गर्म होके उठेंगी, तो नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो वो लो प्रेशर क्रिएट कर देता है, इसलिए काम जोन भी बोलते हैं, या डोल्ड्रम्स भी इसको बोला जाता है। अब यहाँ से जो हवा उठी है वो कहाँ जाके सबसाइड करेगी? वो 30 डिग्री पे सबसाइड करेगी, 30 डिग्री पे जाकर बैठेगी, क्योंकि 30 डिग्री पे पाया जाता है सब ट्रॉपिकल हाई या अंत उष्ण
उष्णकटिबंधीय पेटी, उच्च दाब की पेटी। अब ये जो सब ट्रॉपिकल हाई है, या जो आपकी उष्णकटिबंधीय है, इसको बेसिकली ये बनी कैसे है? अब देखो क्या है कि हवा अगर ऊपर जाकर बैठी है ना, ऊपर जाकर जहां पे हवा बैठती है, इसका मतलब कि वो वहां पे क्या ला रही है, वो वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट करेगी, है ना। जैसे जैसे बैठेगी वैसे वैसे डेंस होती जाएगी, घनत्व ज्यादा होता चला जाएगा, भार ज्यादा आता चला जाएगा, प्रेशर अपने आप इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो इट इज नॉट अ टेम्परेचर की वजह से कि आप बोलो यहाँ पे लो टेम्परेचर है, नहीं, यहाँ लो टेम्परेचर की वजह से नहीं है प्रेशर ज्यादा, बिकॉज क्योंकि आपकी 0 डिग्री से हवाएं उठ रही हैं एंड इज गोइंग टू सिट ऑन 30 डिग्री, 30 डिग्री पे जाकर बैठ जाती है। अब जो हवा बैठ जाती है वो भारी होती है ना, जो हवा उठती है वो हल्की होती है, जो हवा बैठती है वो भारी होती है। इसकी वजह से, क्योंकि सारी हवा आकर सबसाइड हो रही है, सारी हवा 30 डिग्री पे आके बैठ जाती है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे हाई प्रेशर देखने को मिलता है ना। अब हाई प्रेशर है तो हमेशा याद रखना कौन सी कंडीशंस बनती है, एंटीसाइक्लोनिक कंडीशंस आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब प्रति चक्रवात, जहां पे आपको बारिश नहीं मिलेगी। तो जब भी हवा बैठ जाती है, बैठने वाली हवा होती है, सबसाइडिंग एयर जो होती है, वो हमेशा आपको कैसा एटमॉस्फेयर देती है? स्थिर, है ना, स्टेबल कंडीशंस प्रोवाइड करती है, क्योंकि बैठ रही है तो उसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, वो ड्राई होती है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद वो बैठती है, क्लियर स्काई आपको देखने को मिलता है। दैट इज वाई आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सब ट्रॉपिकल हाई, बिकॉज ऑफ सारी हवाएं जो हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट से उठी थी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन से उठकर सारी सब ट्रॉपिकल हाई पे बैठ जाती हैं, इसकी वजह से वो हाई है ना, इसकी वजह से उसका दाब जो है वो ज्यादा माना जाता है, उसका प्रेशर जो है वो ज्यादा माना जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके ऊपर आप जब चलोगे 60 डिग्री पे आता है लो प्रेशर, वापस से मतलब आपका जो ध्रुव वाला जो बेल्ट है, वहां पे फिर से निम्न दाब की पेटी आती है ना, जो आपका सब पोलर रीजन है। अब वहां पे निम्न दाब की पेटी क्यों आती है? अब देखो ये क्या है, अब अगर आप देखोगे टेम्परेचर अगर होता तो यहाँ पे भी हाई प्रेशर होना चाहिए था, है ना, पर यहाँ पे हाई प्रेशर नहीं पाया जाता है ना। यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों नहीं पाया जाता है? देखो, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आपने इधर समझा था ना 0 डिग्री पे, है ना, 0 डिग्री से मैंने बोला था सारी हवाएं ना, 0 डिग्री पे सारी हवाएं आ रही है, इधर से नॉर्थ ईस्ट, इधर से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही है, इधर से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही है। सेम जो है ना, ये आपका सब पोलर, ये देखो ये वेस्टर्लीज चल रही है आपकी, है ना, दिस इज योर वेस्टर्लीज, है ना, दिस इज योर वेस्टर्लीज, या जिसको पछुआ पवने बोलते हैं, ओके। एंड ऊपर से आपकी आ रही है ध्रुवीय पवने या पोलर ईस्टर्लीज, ओके। दोनों कहां आकर मिल रही हैं? सब पोलर पे, ठीक है। कहां आके मिल रही है? सब पोलर पे आकर मिलती हैं, ओके। और जब इतनी सारी हवाएं आकर यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है, तो वो कैसी हो जाती हैं? वो बेसिकली गर्म होके उठने लग जाती हैं, है ना। सारी हवाएं आ रही हैं, इतना सारी हवाएं आ रही हैं, तो क्या हो जाती है? गर्म होकर उठने लग जाती हैं। और अगर कंपैरेटिवली देखोगे तो वेस्टर्लीज तो 90 डिग्री वाली हवा के कंपैरिजन में ठंडी है, सॉरी गर्म है, ठीक है। यहाँ पे सारी हवा आती है, तो नीचे से वेस्टर्लीज आ रही है, ऊपर से पोलर ईस्टर्लीज आ रही है। वैसे तो देखोगे तो फ्रंटल जोन भी बन गया आपका, है ना, यहाँ आपको फ्रंट्स भी बनते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। अगर फ्रंट्स बन गए तो यू कैन फाइंड आउट कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो सकता है, आराम से लो प्रेशर एरिया बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों हवाएं आती हैं, दोनों हवाएं मिलती हैं, फिर यहाँ पर भी क्योंकि क्या होगा, हवाएं आकर कैसे करेंगी? पहले तो बैठेंगी, पर क्योंकि फिर धीरे धीरे वो गर्म हो गई हैं, क्योंकि एक दूसरे से टकराई, गर्म होंगी, तो यहाँ से उठना स्टार्ट कर देती और सारी की सारी ना यहाँ पर उठ जाती है, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर उठ जाती है। मुकुंद, अगर आपको मैं बताऊं सिंपल तरीके से, अगर आप देखना चाहोगे, एक तो देखो फ्रंट जोन है यहाँ पे, है ना, वाताग्र बनता है, ठीक है। अगर आप देखोगे वाताग्र बनता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर जोन आपको जरूर देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि वेस्टर्लीज गर्म हवा है 90 के कंपैरिजन में, ठीक है। वेस्टर्लीज आपको देखने को मिलेगी किसके कंपैरिजन में? वेस्टर्लीज के कंपैरिजन में ठंडी हवा है और वो गर्म हवा है। तो ये है फ्रंट जोन जहाँ पे वाताग्र बनते हैं, ठीक है ना, क्या बनेंगे? वाताग्र बन जाते हैं, ठीक है ना। और फिर अगर आप देखोगे, अगर आप बहुत सारी हवा एक साथ डालते हो, बहुत सारी, है ना, तो वहां पे अपने आप गर्म होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अगर मैं छोटा सा एक रूम है ना, छोटा सा एक रूम में आप सोचो रूम में बहुत ठंडे, पर अगर मैं उस रूम में ठस दूं लोगों को, तो आपको बॉडी हीट वेव्स फील होने लग जाएंगी, गर्म फील होने लग जाएगा। तो ये समझ लो, और अगर ये नहीं समझ में आता तो ये समझ लो फ्रंटल जोन बनता है, फ्रंट्स बनते हैं, वाताग्र बनते हैं, जिसकी वजह से लो प्रेशर अपने आप क्रिएट होगा, ठीक है, लो प्रेशर अपने आप क्रिएट होगा। हाँ, वही बता रही हूँ ना, सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर ही बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो नीचे से वेस्टर्लीज आ रही हैं और ऊपर से पोलर ईस्टर्लीज आ रही हैं, ठीक है, दो हवाएं मिल रही हैं, है ना। दो हवाएं जब एक दूसरे से टकराती हैं तो आप समझ लीजिए यहाँ पे फ्रंट जोन बनते हैं। तो फ्रंटल जोन बनता है तो एक जगह हाई प्रेशर होगा, एक जगह लो प्रेशर होगा। तो लो प्रेशर कौन सा हो गया? वेस्टर्लीज समझ लीजिए लो प्रेशर हो गया, क्योंकि वो गर्म हवा है ईस्टर्लीज के कंपेरिजन में। क्यों नहीं बनता है? हाँ, पहले इसको पढ़ो, है ना। वहां पे इसलिए नहीं बनता है क्योंकि ऋचा, पोलर पोल्स पे टेम्परेचर इतना लो है ना, तो वहां पे हवाएं जाकर बैठती हैं, है ना। वहां का प्रेशर जो है वो कंपैरेटिवली जो इतना हाई है कि वहां पे हवा नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर काम ज्यादा कर रहा है, ठीक है। वहां पे आपका टेम्परेचर काम ज्यादा कर रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट, अगर आप देखोगे, एंड वी नो दैट कोरियोलिसिस फोर्स काम करता है। इक्वेटर से बाहर फेंकती हवा पोल्स पर जाकर ही बैठेगी। उस नेचर को धरती के आप चेंज नहीं कर सकते। वो एक निहित बल है, वो एक निहित फोर्स है, वो एक इम्बाइब्ड फोर्स है जिसको यू कांट चेंज, है ना। अब आप कैसे चेंज करोगे कि पोल्स पे हवा ना बैठे? अगर आपने इक्वेटर से हवा फेंकी है तो वो पोल्स पर जाकर ही तो बैठेगी, क्योंकि पोल्स पे तो कोरियोलिसिस फोर्स ज्यादा है। तो क्यों नहीं बैठेगी? इस वजह से कोरियोलिसिस फोर्स है, तो वहां तो हवा बैठेगी ही बैठेगी, तो वहां तो लो प्रेशर बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
बिल्कुल भी सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि फिर उसके लिए आपको कोरियोलिसिस फोर्स को छेड़ना पड़ेगा, जो कि कोई कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो धरती के रोटेशनल फोर्स है, वो तो काम करेगा ही करेगा। तो क्योंकि वहां पे हवा बैठेगी, अगर मैंने हमेशा बोला है जहां पे भी हवा बैठती है वहां कभी भी आपको लो प्रेशर नहीं मिलेगा, हमेशा हाई प्रेशर ही मिलेगा। प्लस अगर देखोगे तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम है, दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं वहां, तो वहां पे तो कभी भी लो प्रेशर आप इमेजिन ही नहीं कर सकती। या तो फिर उसके लिए आपको कोरियोलिसिस फोर्स हटाना पड़ेगा, ये सारे बल हटाने पड़ेंगे, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, एंड सब पोलर पे क्योंकि दोनों हवा मिल रही है तो फ्रंट्स बनते हैं, है ना, वाताग्र बनते हैं, और वाताग्र देखोगे तो उसमें बेसिकली आप देखोगे देयर वुड बी अ लो प्रेशर, है ना, देयर वुड बी लो प्रेशर, क्योंकि दो हवा मिल रही है, दो हवा से एक हाई प्रेशर होती है, एक लो प्रेशर हवा है, क्योंकि गर्म हवा है, तो ऑलरेडी लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वहां पे। ठीक है ना, फिर वहां से हवाएं, फिर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, मतलब हवाएं ऊपर उठना स्टार्ट करेंगी, है ना, हवाएं ऊपर उठना स्टार्ट करेंगी, तो धीरे धीरे सारी हवाएं ऊपर उठती जाती हैं, और जितनी भी हवा सब पोलर से ऊपर उठती है वो पोल्स पे जाकर सबसाइड करेगी, अंतपंत हवा सबसाइड पोल्स पे जाकर करेगी। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या हो गया, सरफेस पे कोई भी आपको विंड नजर नहीं आती है, दैट इज वाई इसको भी डायनामिक बेल्ट बोला जाता है ना। ये भी प्रेशर जो है क्रिएट हुआ है वो हवाओं के प्रेशर से, या मैं बोलूं जो आपका दो हवाएं मिल रही हैं उसकी वजह से, ये सब जो है बेसिकली क्या है, ये सब की वजह से ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बनी हुई है। अगर ये नहीं होती तो ये क्या होता, हाई प्रेशर बेल्ट ही होता। हाँ, शिल्पी इक्वेटर पे कोरियोलिसिस फोर्स ना के बराबर होता है लेकिन मैम हाई प्रेशर में नहीं होगी तो गर्म कैसे हो जाएगी। अरे मुकिन, बहुत सिंपल है बाबा, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, इट इज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, तो रोटेशनल फोर्स जो होती है ना, अर्थ की कोरियोलिसिस फोर्स, उससे भी हवा बाहर फेंक रही है। अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे ले लो, है ना, कोरियोलिसिस फोर्स समझते हो ना, कोरियोलिसिस फोर्स है क्योंकि आप 60 डिग्री पे हो, 60 डिग्री पे मतलब यू आर वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, सॉरी पोल्स, अगर पोल्स के बहुत पास में हो तो सारी हवा बाहर ही फेंकेगी, है ना, सारी हवा जाएगी यहाँ से, सारी हवा यहाँ से निकल रही है क्योंकि रोटेशन है अर्थ का, तो सारी हवा यहाँ से निकल रही है, तो कहाँ पहुंच रही है, पोल्स पे पहुंच रही है। तो अगर एक जगह से सारी हवा निकल गई तो सरफेस पे हवा नहीं बची, तो प्रेशर अपने आप कम हो गया ना। अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे ले लो, क्योंकि यही दो तीन रीजन है, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है कि यहाँ लो प्रेशर क्यों है। अगर आपको कोरियोलिसिस फोर्स अर्थ की रोटेशन समझ में आती है तो क्या होगा, हवा बाहर की तरफ फेंकेगी, और हवा बाहर की तरफ, लो प्रेशर में हवा बाहर की तरफ फेंक रही है, तभी वो कहीं जाकर बैठ रही है, इक्वेटर से भी तो बाहर की तरफ फेंक रही है ना। तो यहाँ भी ये समझ लो कि सब पोलर लो प्रेशर पे भी हवा बाहर की तरफ फेंकती है, सारी की सारी आपकी पोल्स पे जाके बैठ रही है। अगर बाहर हवा हवा बाहर की तरफ फेंकेगी तभी तो वहां पे क्या हो, सरफेस पे धरातल पे कोई हवा ही नहीं है, तो अपने आप लो प्रेशर क्रिएट हो गया, अपने आप लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो यहाँ का जो हवाओं का बाहर फेंकना है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू टेम्परेचर के, इसीलिए इसको डायनामिक इंड्यूस बोलते हैं। इसका मतलब इसमें टेम्परेचर काम नहीं कर रहा, थर्मली तापमान से बनी हुई पेटी नहीं है, ये अपनी गतिशीलता या डायनामिज्म की वजह से बनी हुई बेल्ट है, तो कुछ तो काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो रोटेशन है अर्थ का उसकी वजह से हवा फेंक रही है और फिर पोल्स पे जाकर बैठ जाती है, तो पोल्स पे फिर आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है। इसीलिए इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ऐसा पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है वो इस वजह से इसको क्या बोला गया, लो प्रेशर है, बट ये थर्मली इंड्यूस ना होकर ये डायनामिकली इंड्यूस बेल्ट है, इस वजह से, क्योंकि वहां हवा टिक नहीं रही है, हवा टिक नहीं रही है। प्रेशर लो जब क्रिएट हो रहा है किसी जगह का तापमान काम नहीं कर रहा, इसका मतलब वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। धरातल पे सरफेस पे अगर हवा नहीं है तो वो हमेशा लो प्रेशर देकर जाएगा, लो प्रेशर देकर जाएगा, तो वहां पे बारिश आपको देखने को मिलेगी, जो पोल्स पे नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि पोल्स पे सारी हवा जाके बैठ रही है, कहीं तो हवा जाके बैठेगी नहीं। गुलिस्तान सिर्फ सब ट्रॉपिकल हाई डायनामिक बेल्ट है बेटा, ओके, एंड सब पोलर डायनामिक है। इसका मतलब जो आप सोच रहे हो ना कि टेम्परेचर क्यों नहीं काम कर रहा, वो नहीं कर रहा, यहाँ पे प्रेशर काम कर रहा है, यहाँ पे दूसरे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। सब पोलर सब ट्रॉपिकल पे हवा आके बैठ रही है, वेस्ट आपकी जो ट्रेड विंड्स आ रही हैं वो आके बैठ जाती है, सबसाइड कर जाती हैं, तो वो आपको हमेशा हाई प्रेशर देके जा रही है। और सब पोलर पे हवाएं बाहर फिक रही है अर्थ की रोटेशन की वजह से, एंड सिटिंग ऑन द पोल्स, ध्रुव पे जाके बैठ जाती है, इसकी वजह से वहां पे लो प्रेशर है। तो वहां का जो टेम्परेचर वाला फैक्टर है उसके कंपैरिजन में अर्थ के रोटेशन वाला फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसलिए वो आपकी डायनामिक बेल्ट होगी। ठीक है, इसकी वो आपकी डायनामिक बेल्ट हो गई। तो दो बेल्ट आपकी डायनामिक हो गई, दैट इज सब ट्रॉपिकल और सब पोलर, और पोल्स वाली और इंटरट्रॉपिकल आपकी थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट है, मतलब टेम्परेचर से प्रभावित है। यहाँ टेम्परेचर स्ट्रांगली काम कर रहा है, सब ट्रॉपिकल और सब पोलर में टेम्परेचर वाला फैक्टर जो है वो इतना काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है, नहीं काम कर रहा है। मैम 30 एंड 60 डिग्री में ही चेंज है, ऐसा पर्टिकुलर रीजन है। देखो ये तो परमानेंट विंड से रिचा, इनका फैक्टर्स जो है वो यही फैक्टर्स है ना, बिकॉज इट इज डिपेंड्स ऑन द अर्थ, है ना। अब ये अगर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन से अगर कोई बेल्ट, अगर कोई हवा उठी है तो कहीं तो जाके बैठेगी, है ना, तो क्लोजेस्ट तो सब ट्रॉपिकल हाई है, तो वहीं जाके बैठेगी बेटा, है ना। सबसे क्लोजेस्ट कौन सी है, सब ट्रॉपिकल हाई, तो वहां जाके बैठ रही है, ठीक है। फिर सब पोलर अगर आप देखोगे तो वहां पे, क्योंकि अर्थ का रोटेशनल फोर्स वहां ज्यादा काम कर रहा है, इस वजह से। अब ऐसे नहीं कोई स्पेसिफिकली चूज करके इन बेल्ट्स को नहीं बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे ये फैक्टर्स काम कर रहे हैं, इस वजह से पर्टिकुलरली, और कोई रीजन नहीं। एक पे बैठ जाती है क्योंकि इट इज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, एंड एक पे उठ जाती है बिकॉज इट इज क्लोज टू द पोल्स, है ना, अर्थ की रोटेशनल फोर्स की वजह से। सो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। तो जो आपको दिख रहा है ना टेम्परेचर और ये सब, ये ओवरशैडो हो गया, मतलब ये फैक्टर नहीं काम कर रहा है इन पे, ठीक है, ये फैक्टर आपको काम करता हुआ नजर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
ओके और ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है आपकी, है ना, ये नदर्न हेमिस्फेयर में इतनी ज्यादा, जिसको बोलूंगी कंटिन्यूअस नहीं है और टूटी हुई है, ब्रोकन है एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर में, है ना। सदर्न हेमिस्फेयर में आपको ये ज्यादा जिसको बोलते हैं ज्यादा कंटिन्यूअस मिलेगी, ज्यादा अच्छे से बनी हुई, ज्यादा अच्छे से एक्टिव देखने को मिलती है एज कंपेयर टू नदर्न हेमिस्फेयर की। तो इस लाइन को भी याद रखना कि सदर्न हेमिस्फेयर में या दक्षिणी गोलार्ध में सब पोलर जो आपकी लो प्रेशर बेल्ट है वो ज्यादा अच्छी, स्ट्रॉन्ग और रेगुलर और कंटिन्यूअस है, टूटी हुई नहीं है। नदर्न में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। हाँ जी, बिल्कुल गुलिस्तान होता ही है बेटा, है ना, होता ही। एंड दैट इज व्हाट अ रीजन कि पोल्स तो देखो बेटा बिंदु है ना, हम सब जानते हैं पोल्स इज बेसिकली द बिंदु। ओके और अगर आप देखोगी इक्वेटर जो है वो कितना चौड़ा है ना, तो पोल्स इतना तेजी से घूमते हैं, है ना, तो उस इतने से पोल्स पोल्स बहुत तेजी से घूमते हैं, उसको उसको मैच करने के लिए इक्वेटर बहुत तेजी से घूमता है, इसलिए इक्वेटर आपको इतना बल्जी नजर आता है, ऐसा खिंचा हुआ है ना, इतना मोटा सा नजर आता है, और पोल्स आपको नहीं नजर आते, क्योंकि पोल्स अगर पोल्स में कोरियोलिसिस फोर्स क्योंकि इतना सा है, अगर वो जल्दी घूमते हैं तो उसको मैच करने के लिए इक्वेटर को भी घूमना पड़ेगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता पोल्स अलग घूम रहे हैं इक्वेटर अलग घूम रहे हैं, भाई दोनों साथ ही मैच करने चाहिए ना। आपको सोच के देखो इक्वेटर अलग घूम रहा होता है, पोल्स अलग घूम रहे होते तो कैसा सा हो जाता, है ना। यू कांट इमेजिन अ लाइफ, आपको बहुत अजीब सी सिचुएशंस नजर आती है, भैया आधी दुनिया अलग है, आधी दुनिया अलग है, क्योंकि पोल्स पे कोरियोलिसिस फोर्स ज्यादा होता है, तो वो घूमते हैं, उस फोर्स को मैच करने के लिए इक्वेटर घूमता है ना, उस फोर्स को, क्योंकि बैलेंस होना जरूरी है ना, तो इस चक्कर में आपको जो इक्वेटर है वो बल्जी नजर आता है, मतलब उसका पेट निकला हुआ है, दैट इज द रीजन। ठीक है, तो इस वजह से आपको, क्योंकि वो इतना बड़ा है, उसको कवर करना पड़ेगा, एंड वेयर यू कैन फाइंड आउट अ डॉट ऑन द पोल्स, है ना, सो दैट इज व्हाट बेसिकली द इंपॉर्टेंट। ओके यस, गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला ना सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होती है, इसके ना कुछ कुछ पॉइंट्स बने हुए, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में इट इज नॉट वर्किंग ओवरऑल, मतलब इस पॉइंट का मतलब क्या है कि पूरी पूरी नदर्न हेमिस्फीयर में ना आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है ना, पूरे इलाकों में पूरी पूरी उस 60 डिग्री पर नहीं फैली हुई है। अगर मैं बोलूं 60 से 65 डिग्री अगर लैटिट्यूड पे आप सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट मानते हो, तो वो बेसिकली आपको सदर्न हेमिस्फीयर में पूरी में मिलेगी, पर नदर्न हेमिस्फीयर में नहीं मिलेगी। नदर्न हेमिस्फीयर में वो क्या, बोलो बोलो ममिता बोलो। ठीक है, तो वो जो है आपके कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जहां पे नदर्न हेमिस्फीयर में, है ना, मतलब ये जो आपका नदर्न हेमिस्फीयर है, ये वाली बेल्ट आपको यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स पर ही देखने को मिलेगी। इसका मतलब मैंने क्या बोला, नदर्न हेमिस्फीयर में सब पोलर, क्योंकि ममिता वहां पे ट्रेड विंड्स आकर बैठ रही हैं। देखो सारी जो ट्रेड विंड्स है बेटा, ये दिख रही है आपको, ये ट्रेड विंड्स है बच्चे, है ना, ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, ये सारी 0 डिग्री पे आ रही है, 0 डिग्री पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जितनी हवा आ रही है वो गर्म होकर ऊपर उठेंगी। ठीक है, गर्म होकर ऊपर उठेंगी, तभी तो यहाँ पे इंस्टेबल कंडीशंस रहती हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है ना। तो जितनी साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही है, क्योंकि ये बहुत गर्म है, यहाँ से ऊपर उठ जाती हैं। अब ऊपर उठ के कहीं तो बैठेंगी ना बेटा, तो जितना जितना ऊपर उठी, सपोज कर ऊपर उठी, है ना, आपकी ऊपर उठती है नॉर्मल एब्सट्रेट से, फिर वो ठंडी होती है, तो उस पॉइंट पे पहुंच गई जहां पे वो उतनी ठंडी हो गई कि अब उन्हें बैठना है। भाई ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसी भी तो चीज होती है, आप लिमिट क्यों नहीं समझते हो किसी चीजों की, कि भाई कोई चीज अगर ठंडी हो रही है तो एक लिमिट तक ही तो ठंडी होगी, ऐसे थोड़ी चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, पोल्स को ही क्रॉस कर देगी, है ना। तो बस, तो ये जो हवा यहाँ से उठी है वो ठंडी हुई है ना, तो भाई यहाँ बारिश दे दी, उसके बाद वो और ठंडी हो गई, शुष्क हो गई, कुछ बचा ही नहीं, तो बैठेगी ना, कि भारी हो गई, ठंडी हो गई, भारी हो गई, तो भाई यहाँ आके बैठ गई, सिंपल टर्म्स है ना, यहाँ आके बैठ गई। अब यहाँ आके बैठ गई तो बैठ गई मतलब प्रेशर हाई कर दिया, ज्यादा हवा हो गई ना, तो मैंने क्या बोला, जहां जितनी हवा वहां उतना प्रेशर हाई। ठीक है, जहां जितनी कम हवा वहां उतना ही प्रेशर लो। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ जो एयर होती है ना, उससे प्रेशर बहुत ज्यादा डिसाइड होता है ना, क्योंकि हम वेट की तो बात कर रहे हैं, प्रेशर मैंने आपको क्या बताया, प्रेशर का मतलब होता है एक हवा का भार, मास, वेट, तो जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा डालेगी, जितनी कम होगी उतनी कम डालेगी। ठीक है ना। मुमकिन ये कैसे सवाल हैं कि इसका इससे क्या रेलेवेंस है कि कितनी रफ्तार पे घूमती है, वो अपने पृथ्वी की रफ्तार का इससे क्या औचित्य है। दिस इज क्लाइमेटोलॉजी, है ना, ये क्लाइमेटोलॉजी है। आपको पॉइंट्स जो मैं समझा रही हूँ आप वो समझने की कोशिश करो, आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, मुमकिन बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपको ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आपको ये नहीं समझ में आएगा, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, जहां आप ये पूछो कि कितना 63.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, 24.5 डिग्री पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, है ना। मिक्स नहीं करो चीजों को, बिकॉज आपको क्वेश्चन आ रहे हैं बट बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय एस्पेक्ट, ओके, बहुत कंफ्यूजन हो जाएंगे। अब धरती कितने रफ्तार से घूम रही है वो आप रोटेशन और रेवोल्यूशन में पढ़ोगे, इसमें इसमें धरती के घूमने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक कोरियोलिसिस फोर्स है जो मैंने आपको बता दिया, जो पोल्स पे ज्यादा है और इक्वेटर पे कम है। ठीक है, प्लीज टॉपिक्स को मिक्स मत कीजिए, वैसे भी कोर्स नहीं हो पाता है, फिर अगर मैं उनको इसको समझाने लगी तो मेरी विंस रह जाएंगी या मेरे प्रेशर बेल्स रह जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ओके। आप सेपरेटली मुझे ना मैसेज डाल दिया करें, मुमकिन अगर आपको, आपके पास मेरा नंबर है, मैं आपकी क्वेरीज वहां सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, कि कौन सा क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, बिकॉज दिस इज क्लाइमेटोलॉजी, दिस इज नॉट अ फिजिकल ज्योग्राफी में अर्थ को समझना है। तो जो भी आपकी क्वेरीज है जस्ट पोस्ट ऑन माय पर्सनल नंबर, मैं आपको वहां सब चीज समझा दूंगी। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा नहीं समझना चाहता, यू गेटिंग माय पॉइंट, हर बच्चा नहीं समझना चाहता, दैट इज द थिंग। क्योंकि मैं अगर ये समझाने लगी ना, ये बहुत टेढ़ी चीजें, दिस इज टोटली अ फिजिक्स, और अगर मैं फिजिक्स समझाने बैठी ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो उसको ज्योग्राफी आप मुझे अलग से पोस्ट कर दीजिए, मुमकिन रोज क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहां सॉल्व कर दूंगी।
ठीक है, चलिए। तो इस वजह से, ठीक है ना मौमिता, तो समझ गई, तो दैट इज द रीजन। ओके, तो दो बेल्ट आपकी हो गई कैसी, दो बेल्ट हो गई आपकी थर्मली इंड्यूस, दो बेल्ट हो गई आपकी डायनेमिकली इंड्यूस। ठीक है, सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में मैं बता रही थी। सब पोलर का मतलब क्या हो गया कि नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में वो बहुत कंटिन्यूस नहीं है, सदर्न हेमिस्फीयर में आपको बहुत ज्यादा कंटिन्यूस देखने को मिलेगी। ठीक है ना, सो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको बोलूं नदर्न हेमिस्फीयर में लो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, वो कहां कहां पाई जाएगी, तो दैट इज एलुटियन आइलैंड। ठीक है, ये पॉइंट्स है जहां पे आपकी सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट लो प्रेशर बेल्ट पाई जाती है। लूटियन आइलैंड्स दैट इज इन द पैसिफिक ओशन, वहां पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और ग्रीनलैंड एंड आपका आइसलैंड। ठीक है, मतलब अटलांटिक ओशन में ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी। ओके, बिकॉज अगर आप देखोगे कि कॉन्टिनेंट और ओशंस है ना, दोनों चीजें नदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखोगे तो भाई कॉन्टिनेंट ओशन, सदर्न में तो पानी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे टेम्परेचर एक जैसा हो गया। सदर्न हेमिस्फीयर में तो टेम्परेचर एक जैसा हो गया, इस वजह से वहां बहुत कंटिन्यूस है। पर क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट भी है एंड नदर्न हेमिस्फीयर में पानी भी है ना, दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो बहुत टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट हो गया, मतलब तापमान में बहुत अंतर आ गया। इसकी वजह से नदर्न हेमिस्फीयर में सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है वो बहुत ज्यादा कंटिन्यूस नहीं पाई जाती। तो ये वो पॉइंट्स है जहां पे आपको सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट देखने को मिलती है नदर्न हेमिस्फीयर में। एलुटियन आइलैंड दैट इज इन द पैसिफिक ओशन एंड बिटवीन ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड जो कि अटलांटिक ओशन में, वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पे आपको कंटिन्यूस नहीं है। ओके, और जैसे ही सर्दियां आ जाएंगी तो सर्दियों में तो और प्रेशर, ये वाली प्रेशर बेल्ट जो है वो और ज्यादा क्या हो जाती है, डिसकंटिन्यूस हो जाती है। ठीक है, और ज्यादा डिसकंटिन्यूस हो जाती है। ठीक है ना, सो दैट इज द रीजन। ओके, आपको सबको पता है कि हम यहाँ पे, जब हम इंडियंस हैं तो हम इंडियंस ना उत्तरायण और दक्षिणायन पढ़ते हैं, है ना, आप देखते हो है ना, आपके यहाँ पे उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। सो दैट इज, इसका मतलब क्या है, हम क्या बोलते हैं इसको, इट इज बेसिकली मार्चिंग ऑफ द सन, मार्चिंग ऑफ द सन टूवर्ड्स द नॉर्थ, मार्चिंग ऑफ द सन टूवर्ड्स द साउथ। इसका मतलब जो आपका कर्क और मकर रेखा है उस पे सूरज चमकना स्टार्ट करता है। ओके, कर्क और मकर रेखा पे सूरज जब चमकना स्टार्ट करता है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जब आपका गर्मियां होती हैं, है ना, यस, जब गर्मियां होती हैं तो आपका सूरज किस पे चमकता है, कैंसर पे चमकता है, दैट इज कर्क पे, है ना। जब नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां होती हैं तो क्या होगा, कर्क पे चमकेगा, तो जो आपकी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है वो 5 डिग्री खसक जाता है ना, तो 0.5 से अगर आप इसको पढ़ते, मतलब 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ पढ़ते हो तो वो 10 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, और क्योंकि ये 10 डिग्री मतलब 5 डिग्री क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न प्रतीक्षा, है ना, इसका मतलब है, मैं बात कर रही हूँ कि मार्चिंग ऑफ द सन, सॉल्स्टाइस समझती हो ना तुम, है ना, समर सॉल्स्टाइस एंड विंटर सॉल्स्टाइस, उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो जो आप तिल के लड्डू खाती हो, है ना, भी है ना, वो तिल के लड्डू जब हम खाते हैं तो दैट इज, हम बोल रहे हैं दैट इज द मार्चिंग ऑफ द सन टूवर्ड्स द नॉर्थ, है ना, हाँ, है ना, मार्चिंग ऑफ द सन टूवर्ड्स द नॉर्थ। तभी तो आप सोच के देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज चमकेगा तभी तो इंडिया में मानसून आएगा, है ना, तभी इंडिया में मानसून आएगा, तभी तो लो प्रेशर बनेगा। अब गंगा प्लेन पे इसलिए बनेगा क्योंकि आपकी 0 से 5 डिग्री वाली बेल्ट खसकेगी, तो 10 डिग्री अगर वो खसकी तो वो गंगा प्लेन वाले एरिया पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, तो ये क्या हो गया, मैं बस आपको इतना सा बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो जीरो आपकी ये जो आईटीसीजेड है, जब आपका सूरज ऊपर मकर पे मतलब कैंसर पे चमकेगा तो सारी जो आपकी आईटीसीजेड है वो 5 डिग्री ऊपर खिसक जाएगी, है ना। तो क्या हो गया, ये परमानेंट बेल्ट्स नहीं हुई, ये खसक रही है सूरज की के हिसाब से, जैसे जैसे सूरज खसकता है वैसे वैसे बेल्ट्स भी खसकती हैं। तो गर्मियों में सूरज ऊपर चमकता है नदर्न हेमिस्फीयर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो आईटीसीजेड ऊपर खसक जाता है 5 डिग्री। तो अगर आईटीसीजेड खिसकेगा तो सारी बेल्ट्स खिसक जाती है 5-5 डिग्री। ठीक है, सारी बेल्ट्स खिसक जाती है 5-5 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही गर्मियां आती हैं, सॉरी सर्दियां आती हैं, सूरज कहां चमकेगा, मकर पे, है ना, केप्रिकॉन पे, और फिर बेल्ट्स वापस 5-5 डिग्री खसक जाएगी। तो जो आईटीसीजेड आपका 0 से 5 से 10 डिग्री खिसका था वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा 5 डिग्री पे सर्दियों में। इसका मतलब कि दोनों नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से जब जब आपका सन का मूवमेंट होता है, सूरज का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, वैसे वैसे आईटीसीजेड शिफ्ट होता है। ठीक है, सर्दियों में 5 डिग्री ऊपर चढ़ जाता है, गर्मियों में 5 डिग्री नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, सर्दियों में 5 डिग्री ऊपर चढ़ेगा, गर्मियों में 5 डिग्री ऊपर चढ़ता है, सर्दियों में 5 डिग्री वापस नीचे आ जाता है। इसका मतलब दोनों सीजन में मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। अगर आप बोलोगे मैम सर्दियों में मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब आईटीसीजेड को ऊपर चढ़े बैठे रहना चाहिए 10 डिग्री पर वो 10 डिग्री पे बैठा हुआ नहीं रहता है ना, 10 डिग्री पे तो नहीं रहता है, वो वापस आता है ना 5 डिग्री पे। सो दैट इज, तो अगर आपसे कोई बोलता है कि दोनों मतलब जब कर्क पे और मकर पे सूरज चमक रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे अगर सूरज या सन शाइन कर रहा है, सो देयर इज अ मूवमेंट इन द प्रेशर बेल्ट, यस, वायु दाब की पेटियां खसकती हैं, दोनों सीजंस में खसकती हैं, क्योंकि सर्दियों में वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएंगी। ठीक है, तभी तो गर्मी में वापस चढ़ेंगी। अगर ऐसा सपोज करके देखिए कि अगर ऐसा ना हो, बस चढ़ती चढ़ती जाए, तो सारी प्रेशर बेल्ट ना अपनी अपनी धरती पे से गायब हो जाएंगी, है ना, एक दिन एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी क्या हो जाएंगी। तो इसलिए नेचर ने सारी चीजें बैलेंस करके बनाई है। तो 5 डिग्री गर्मियों में ऊपर जा रही है तो 5 डिग्री सर्दियों में वापस नीचे आ जाती है, ताकि बैलेंस बना रहे, अदरवाइज बैलेंस खत्म हो जाएगा। सो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। ठीक है ना, दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, ओके, तो दैट क्लियर टू एवरीवन। चलो एक क्वेश्चन और पूछती हूँ मैं आपको, है ना। तो जो आपका इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है आईटीसीजेड है ना। एग्जैक्टली प्रतीक्षा, आई एम विद यू, है ना। तो तुम एक कॉलेज बनाना जिसमें हम सिलेबस को बैलेंस करेंगे, मुझे प्रोफेसर रख लेना, मैं पढ़ा दूं।
हाँ, प्रेशर ही नहीं बचेगा बेटा, जब प्रेशर नहीं बचेगा तो हम मर ही जाएँगे, खून-खान आने लग जाएँगे हमारे में से, है ना? धरातल पे अगर प्रेशर नहीं रहा, तो प्रेशर क्या होगा? हमारे तो खून-खान आने लग जाएँगे, है ना? और खून-खान आने लग गया तो फिर मर ही जाना है हमने, है ना? इसीलिए। तो प्रतीक्षा हाँ, ठीक है। फिर मेरे को पढ़ाने नहीं मिलेगा ना प्रतीक्षा, मुझे पढ़ाना है। चलो एक एक क्वेश्चन मुझे आया, आईटीसी-ज़ेड सबको समझ में आया। अब आईटीसी-ज़ेड में, है ना? अगर आईटीसी-ज़ेड में मैं बोलूँ लो प्रेशर पूरे दिन का, सीज़नल चेंजेज़ के साथ-साथ देखो आपके ड्यूनल चेंजेज़ भी होते हैं, दिन में भी चेंजेज़ होते हैं। मैक्सिमम लो प्रेशर आपको किस टाइम देखने को मिलेगा? आईटीसी-ज़ेड में लो प्रेशर किस टाइम देखने को मिलेगा? हुँ। हाँ, दैट इज़ बिटवीन 2 टू 4 पीएम, ओके? 2 टू 4 पीएम, ओके? 2 टू 4 पीएम, ओके? ओके, ठीक है? 2 से 4 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा हाई मार्च होता है। हाँ, 21 मार्च और 23 मार्च, 23 सितंबर, येस करेक्ट, ठीक है? हाँ, ओके, क्या बोलोगे? 2 से 4, ठीक है? एक पॉइंट और बोलो जिसको दिमाग में से फीड कर लेना। मैंने बोला देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ प्रेशर बेल्ट्स अकॉर्डिंग टू द सन। नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है, साउथवर्ड मूवमेंट होता है, पर पोल्स वाली बेल्टों का नहीं होता है, ओके? पोल्स वाली बेल्टों का नहीं होता है, ओके? देयर वुड बी नो साउथवर्ड मूवमेंट, देयर वुड बी नो नॉर्थवर्ड मूवमेंट, ओके? 21st मार्च एंड 23rd सितंबर, ओके? 21st मार्च को हमारा समर वाला होता है एंड 23rd सितंबर को हमारा विंटर वाला। यस, दैट इज़ व्हाई दे आर परमानेंट, ओके? ठीक है? तो याद रखिएगा ये वाली बेल्ट परमानेंट है। अगर आप खुद सोच के देखिए अगर मैंने ध्रुव वाली, पोल्स वाली भी खसका दी, तो कहाँ जाएँगी? है ना? तो ये परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स हैं, ये कहीं नहीं जाती हैं, ओके? ये कहीं नहीं जाएँगी, बाकी सारी खसकती हैं, पर ये वाली नहीं खिसकेगी, ठीक है? तो दिमाग मत चलाना ज़्यादा, पता लगा 90 डिग्री को 95 डिग्री पे पहुँचा दिया आप लोगों ने, है ना? क्योंकि मैम ने बोला था नदन कि नॉर्थ में सूरज चमकेगा 21st मार्च को, तो भैया इसको 5 डिग्री ऊपर जाना चाहिए क्योंकि आईटीसी-ज़ेड भी खसक रहा है। ना कुछ नहीं होता, ना वो नीचे आती है, ना वो ऊपर जाती है। सिर्फ 60 डिग्री तक ही होता है, 60 वाली 65 पहुँच जाएगी, है ना? 60 वाली या 60 से 65 है तो 65 से वो और 10 5 डिग्री ऊपर चली जाएगी, वहीं खत्म हो जाता है। पोल्स वाली बेल्ट से खसकेगी नहीं, है ना? ध्रुव को नहीं खसका सकते, उस वाली बेल्ट को नहीं खसकाना है, वो परमानेंट है, वो कहीं नहीं जाएगी, ठीक है? तो क्वेश्चन आएगा तो चूज़ ऑप्शंस वाइज़ली। ऐसे मत कर देना भाई साहब हमने तो उसको भी खसका दिया क्योंकि मैम ने बोला था। इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ, मैम ने बोला था पर ध्यान रखना मैम ने नहीं बोला था कि पोल्स भी खसक जाएँगे, पोल्स नहीं खसकेंगे, ठीक है? सो दैट सिचुएशन इज़ नॉट वर्किंग ऑन द पोल्स, ध्रुवों पे काम नहीं करती है, ओके? ठीक है? चलिए।